नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपको पता है हमारे चैनल पर हम लोगों ने अभी एक आपकी वीडियो कराई थी। इस वीडियो में एक मैम जो मुख्य सेविका के पद पर इस समय कार्यरत हैं, उनसे मैंने आपकी बात कराई थी। आपने हो सकता है उस वीडियो को देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि भर्ती कहाँ पे होती है, पोजीशन क्या होती है, क्या काम करना होता है, काफी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई थी। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गर्भावस्था के आगे के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, गर्भावस्था में क्या क्या चीजें होती, क्या चेंजेस होते हैं, गर्भावस्था कोई गर्भवती स्त्री उसके लक्षण क्या होंगे, फिर उसके बाद गर्भ जो आपका ठहरता है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एनीमिक हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, और भी न जाने क्या क्या। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो मुख्य सेविका की आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाकर आप उस प्लेलिस्ट से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैंने अभी उस दिन जब बताया था दोस्तों, तो आपको मदर के टर्म्स में बताया था। 3 ट्राइमेस्टर बताए थे, लेकिन सारे ट्राइमेस्टर मैंने मदर के हिसाब से बताए थे कि गर्भवती माँ के ट्राइमेस्टर्स में क्या होते हैं। अगर हम बच्चे के टर्म्स में बात करें कि बच्चा कैसे पेट में 9 महीने में डेवलप होता है, उसकी भी 3 ही स्टेजेस होती है। क्या होती है, बस स्टेजेस जान लीजिए आप लोग। ठीक है, आप अगर पूछा जाए आपसे गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, मैंने उस दिन आपको माँ के टर्म्स में बताया था। वो भी माँ का 3 ट्राइमेस्टर होता है। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि मिसकैरेज होने के, अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आपको पहले 3 माह में लेना होता है। ठीक है, फिर क्या था आपका चौथा से छठा महीना जो था वो आपका नॉर्मल रिलैक्स वाला होता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। सबसे फिर उसका जो आखिरी आता था, फिर आपको कई दिक्कतें हो जाती है, पैरों में सूजन आने लगती, गैस ज्यादा बनती है। ये सारी दिक्कतें आपको फिर छठे से 9 महीने में आती है। आज हम यहाँ पे गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, यानी कि जो पेट में आपके बच्चा बनने वाला होता है वो किस किस स्टेज में बनता है। ठीक है, सबसे पहली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं डिंबावस्था। क्या बोलते हैं? डिंबावस्था। अभी मैंने उस दिन आपको बताया था डिंब ग्रंथि, फेलोपियन ट्यूब, डिंब नलिका सब बताई थी ना। तो डिंबावस्था क्या होती है आपकी? फॉर पीरियड ऑफ ओवम। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ ओवम। पीरियड ऑफ ओवम ये क्या होता है दोस्तों? कॉन्सेप्शन से लेकर आपकी क्या होती है 2 हफ्ते तक। जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, मैंने बताया था ना, अंडाणु और शुक्राणु का जब मिक्सचर हो जाता है, मिल जाते हैं आपस में, तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उसी को आप क्या बोलते हैं? डिंब बोलते हैं, डिंबावस्था। पीरियड ऑफ ओवन। तो ये कब से कब तक काउंट की जाती है दोस्तों? गर्भावस्था से लेकर 2 हफ्ते तक। गर्भावस्था नहीं बोलेंगे, गर्भाधान या फिर कॉन्सेप्शन जो होता है, जैसे आप बोलते हैं कंसीव कर लिया, तब से लेकर कंसीव से लेकर कब तक 2 हफ्तों का जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है? डिंबावस्था होता है। ठीक है, गर्भाधान से लेकर 2 हफ्तों का जो टाइम होता है आपका वो क्या होता है? डिंबावस्था होता है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी क्या होती है हमारी अवस्था? दूसरी अवस्था जो आपकी होती है वो होती है दोस्तों भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था, भ्रूण किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए, एक शिशु होता है, एक आपका भ्रूण होता है। भ्रूण कैसे होता है? तो शिशु जैसे शेप का छोटा सा बनने लग जाता है। अभी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, भ्रूण की फोटो आप इसमें इमेज में देख लीजिए कि भ्रूण होता है ये। भ्रूण क्या होता है? छोटा सा एक आपका समझ लीजिए मानव शरीर जो लेने लगता है, पूंछ जैसा हिस्सा उसमें बन जाता है, वो क्या होती है? आपकी भ्रूण होती है। तो ये भ्रूण वाली जो होती है इसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो टाइम होता है दोस्तों क्या होता है? दूसरे माह तक। ये कब तक चलता है आपका? दूसरे माह तक। दूसरे माह तक आपका कौन सा रहता है? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। सबसे लास्ट में जो होता है वो कौन सा होता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये जो आपकी फाइनल वाली अवस्था है इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फीटस। बच्चे के जो शिशु अंदर होता है उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है, फीटस। अब मैं आपको फिगर में दिखा दे रही हूं, अब दोनों देख लीजिए आराम से। फिगर में एम्ब्रियो देखिए क्या चीज होती है, फिर फीटस देखिए क्या होती है, दोनों देख लीजिए फिगर में। आपको एम्ब्रियो भी दिख रहा है और फीटस भी दिख रहा है। ठीक है, तो शिशु की जो अवस्था होती है वो क्या होती है आपकी? वो पूरी दूसरे माह के बाद से पूरी 9 महीने तक आपका क्या है? शिशु बनता है। शिशु बनता है पूरा आपका 9 महीने तक। आपको पता है कि बनने का मतलब क्या है? बनने में क्या होगा? धीमे धीमे उसकी बॉडी डेवलप होगी, फिर क्या होगा? वेट गेन करेगा। सारी जो प्रोसेस धीमे धीमे होती है वो कब होती है आपकी? 3 से लेकर 9 माह तक, यानी कि शिशु की अवस्था। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। पहली आपकी कौन सी है? डिंबावस्था,
ओवम बनने की जो अवस्था होती है, गर्भाधान, जब आपने कंसीव किया तब से लेकर 2 हफ्ते तक की। दूसरी आपकी भ्रूणा, जो भ्रूण बनता है छोटा सा, मतलब अभी तक आपका सिर्फ कुछ नहीं था, कुछ भी पेट में नहीं होता, उसके बाद आपका भ्रूण बनना तैयार होता है। जो भ्रूण होता है वो आपका कब तक होता है? दूसरे माह तक, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और जनरली इसीलिए कुछ खराबी होती, मान लीजिए भ्रूण में कोई खराबी होती, कमी होती, या आपके हाथ कोई दिक्कत होती, तो क्या होता है इसी समय, इसीलिए बोलते हैं तीसरे माह तक, कि फिर क्या हो जाता है? मिसकैरेज हो जाता है। वो भी आगे पढ़ लेंगे क्या हो जाता है, मिसकैरेज बोलते हैं, हो जाता है। सबसे लास्ट आपकी क्या है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फीटस के बाद जो बच्चे बनने की पूरी प्रोसेस होती है वो लगातार होती है। अब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग, गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किस सप्ताह में किया जाता है? देखिए आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप बताइए कब किया जाता है। तो गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए ऑप्शंस के हिसाब से 9 सप्ताह, जो ऑप्शन है वहां के हिसाब से 9 सप्ताह। मैंने आपको बताया था ना अभी कि दूसरे माह के बाद आपका क्या होता है? भ्रूण अवस्था खत्म हो जाती है। तो क्या होगा? 9 सप्ताह बाद आपका भ्रूण अवस्था कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग को आज जो पढ़ना है टॉपिक, ये तो वो चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, आप लोगों में से 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, इसलिए मैंने ये बात भी बता दी आपको। देखिए मेन जैसे मैम ने बताया था वैसे ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पेपर मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में काम करने आ रहे हैं वहाँ आपको पुष्टाहार, न्यूट्रिशन की ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को खाने पे ध्यान देना है, किस चीज़ के रोग का ध्यान देना है, टीकाकरण का, इसका विशेष ध्यान देना है, बजाय इसकी कैसे क्या चीज़ें होती हैं कि वो आपसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप उस पोजीशन पे जा रहे हैं, आप उस जगह पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो पोषण पे देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गर्भावस्था में पुष्टाहार की आवश्यकता। गर्भावस्था में पुष्टाहार की आवश्यकता, पुष्टाहार की आवश्यकता तो क्या होगा पहले बताइए मुझे। गर्भवती महिला को तो वैसे भी लोग कहते 2-2 लोगों के भोजन की जरूरत होती है, लेकिन 2 लोगों के भोजन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि उसको आम स्त्री से थोड़ी सी ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन, चाहे मिनरल्स, हर चीज की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज्यादा लेनी होती है किसी और साधारण स्त्री से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके गर्भ में एक और शिशु पल रहा होता है, तो काफी जो चीजें होती पूरी हो रही होती है वो किससे हो रही होती? आपसे हो रही होती हैं। अगर आप नहीं अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे तो क्या होगा? जो शिशु है वो कमजोर तो होगा ही, साथ ही साथ आप भी कमजोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? देखिए कुछ चीजों का तो नॉर्मली ध्यान देना होता है गर्भावस्था में, जैसे आपको स्वच्छता बहुत मेंटेन करनी होती है, नहाना, ब्रश करना, ये सब काम तो आपको डेली करने हैं। क्योंकि कई लोग होता है बोल देते हैं गर्भ ठहर गया, यानी कि मतलब एक तरह से बीमार बना देते हैं, लेकिन गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, ये एक अच्छी चीज होती है। तो आपको इसमें सारे जो काम आप पहले कर रहे होते हैं वो आपको बाद में भी करने होते हैं। हम अगर बात कर लें दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, आप कहीं से बात करोगे या आप में से हो सकता है कई लोग प्रेग्नेंट हो, बच्चे हो, आप लोग जानते भी हो, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो दोस्तों होती है कब्ज की। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कब्ज की। तो कब्ज की दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करना होता है? आपको ढेर सारी हरी सब्जियां, रेशेदार फल, ये सब खाने होते हैं जिससे कि कब्ज की समस्या ना हो। और इसमें खाना और क्या परहेज करना होता है आपको? मिर्च मसाले, बहुत तला भुना खाना नहीं खाना होता है। देखिए 3-4 चीज़ों का परहेज मैं बता देती हूँ, फिर मोटा मोटा बात करेंगे। खाना क्या चाहिए? देखिए आपको इसमें खाना, आपको ये नहीं कि स्वादिष्ट नहीं खाना है, मरीजों वाला खाना नहीं खाना है, लेकिन ध्यान रख के खाना, क्योंकि इस समय अगर कोई दिक्कत होती है ना प्रेगनेंसी में, एक बीमारी भी, अगर आपको फीवर भी हुआ तो आप नॉर्मल नहीं खा सकते कि दवाई फट से पैरासीटामोल लो, आपको उसके लिए भी डॉक्टर से पूछना पड़ता है। इसीलिए इस समय विशेष रूप से अपना ध्यान देना होता है। इसमें देखिए खाना क्या चाहिए आपको? हरी सब्जियां। क्या खानी चाहिए? हरी सब्जियां, फल बोले आते हैं खाइए, और मेवे भी खाने चाहिए, सूखे मेवे बहुत बोले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए। और क्या खाना चाहिए आपको? अंडा, दूध, दही, पनीर, ये सब आपको क्या खाना चाहिए? गर्भावस्था में खाना चाहिए। अवॉइड क्या करना चाहिए? रेशेदार फल, रेशेदार जितनी चीज़ें होंगी, सलाद, ये सब ज़रूर खाना चाहिए। रफ़े जिससे खूब ज़्यादा पेट में जाए। पुष्टाहार में अवॉइड क्या करना चाहिए? मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खानी चाहिए आपको, नहीं तो आपको गैस की दिक्कत इस समय होती ही ज़्यादातर है, फिर और दिक्कत बढ़ जाती है। और क्या करना चाहिए आपको? समय का अंतराल रखना चाहिए। खाने के बीच में आपको दोस्तों समय का अंतराल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप जब बैठे 12 बजे तो एक साथ ढेर सारा खा लीजिए, फिर 2 बजे फिर गए खा ले, ऐसे नहीं। टाइम टू टाइम, जैसे सुबह आपने नाश्ता किया, फिर थोड़ा सा गैप लेके आप लंच करिए, फिर थोड़ा सा गैप लेके आप शाम की चाय पीजिए, फिर गैप लेके अपना डिनर कर लीजिए, और रात में दूध पी के सो जाइए। ऐसे काम करना है, ठीक है।
ये मैंने मोटे तौर पर बता दिया कि आपको कहीं कुछ पूछा जाएगा तो आपको हरी सब्जियां, दूध, दही, इनमें से किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। तो गर्भावस्था में देखिए ना, सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक आपका होता है कैल्शियम। सबसे ज़्यादा क्या है आपका? कैल्शियम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है दोस्तों वो है आपका कैल्शियम। क्यों ज़रूरी है कैल्शियम? बताइए क्यों ज़रूरी है? बच्चे की पता है आपको जो सारी चीज़ें बननी है, हाथ पैर सब, हड्डी कैसे बनेगी? वो कैल्शियम से बनेगी। उस कमी को पूरा करने के लिए आपको कैल्शियम की इंटेक सबसे ज़्यादा रखनी होती है। ठीक है, कैल्शियम की इंटेक सबसे ज़्यादा रखनी होती है। हम बात कर लें कैल्शियम से क्या होता है दोस्तों, शिशु की हड्डियों व दांतों का विकास, हड्डियों व दांतों का विकास, ये किससे होता है? कैल्शियम से। कितना कैल्शियम लेना चाहिए दोस्तों? 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त, 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त। जितना आप लेते होंगे ना कैल्शियम, उससे आपको क्या करना है? 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त लेना होता है। ठीक है, जितना भी आप लेते हैं, जितना एक नॉर्मल कोई लेडी लेती है, उससे क्या है? 500 से 600 मिलीग्राम आपको अतिरिक्त लेना है, क्योंकि हड्डियों और दांतों की वो होती हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है शिशु का, तो इसलिए वो ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कैलोरी। नेक्स्ट क्या है आपका? कैलोरी। कैलोरी भी क्या होती है दोस्तों? सामान्य जो आपकी होगी उससे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय अगर आपने देखा होगा या आपने फील किया होगा, जो लोग प्रेग्नेंट होंगे मैं उनको बता रही हूँ, जो नहीं होंगे उनको तो नहीं आइडिया होगा कि इस समय ऊर्जा की कमी रहती है। ऊर्जा की क्या होती? कमी रहती है। आपको पूरे टाइम थकान लगती है। तो ऊर्जा की अगर जरूरत देखी नॉर्मल किसी से, तो क्या होती है? ज़्यादा होती ज़रूरत। तो कितनी होती ज़्यादा ज़रूरत दोस्तों? 300 मिलीग्राम। कितनी कैलोरी आपको ज़्यादा खाना होता है? 300 मिलीग्राम आपको ज़्यादा खाना होता है। इसके लिए एक उदाहरण बता दूं। सपोज करिए एक जो मध्यम, मतलब जैसे 3-4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, एक होते हैं ठीक ठाक एक्टिव होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल एक्टिव ही नहीं होते, पूरे टाइम लेटना खाना ये चाहते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी के अगर हमने देखो, ये मीडियम लोग होते हैं, जो मतलब सब काम थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते प्रेगनेंसी में। उन लोगों को अगर देखा जाए तो वो 2200, नॉर्मल अगर लेडी की बात करें तो 2200 क्या कहते हैं ग्राम ऊर्जा की जरूरत होती है। उसमें अगर आप 300 मिलीग्राम और बना लो, यानी कि 2500 मिलीग्राम किसको चाहिए? 2500 मिलीग्राम ये चाहिए आपको किसी गर्भवती महिला को, इतनी चाहिए। मतलब जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उससे 300 मिलीग्राम कैलोरी ज़्यादा चाहिए एक गर्भवती महिला को। ठीक है, मैं ज़्यादा बता रही हूँ। क्वेश्चन में अगर आए आपसे कि एक गर्भवती महिला को कितनी किलोग्राम कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता है, कितने मिलीग्राम कैलोरी की आवश्यकता, तो आप बताओगे 300 मिलीग्राम कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और कौन कौन से हैं बताइए पुष्टाहार में दोस्तों? आपको सब चीज़ें खुद पता है, इसमें बताने वाली बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। मतलब सारी चीज़ों की जरूरत होती है, ऐसा नहीं खाली कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में किसी प्रोटीन के लिए क्या करोगे आप? प्रोटीन क्यों जरूरत होती है? प्रोटीन शिशु के विकास के लिए जरूरत होती है। आप प्रोटीन को पढ़ते हो ना, प्रोटीन वगैरह मैंने पूरा अच्छे से बताया था, आपको पूरा अच्छे से समझाया था। वहाँ क्या बताया था कि प्रोटीन को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बचाता है। जो ऊर्जा होती है सारा काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन को बचा दिया था इससे कि वो डेवलपमेंट में क्या काम करे, शिशु के विकास के लिए। मैंने बताया था वहाँ आपको सेल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह का जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है, प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है, शिशु के विकास की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको क्या होता है यहाँ पे? प्रतिदिन शिशु को प्रतिदिन 1 से 4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती। कितनी? 1 से 4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 1 से 4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कब होती है दोस्तों? ये लास्ट के 6 मंथ में। शुरू में तो नहीं इतना चाहिए होता है इसको, भ्रूण को या बच्चे को। 3 महीने के बाद जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं उसमें क्या होता है? शिशु को प्रतिदिन 1 से 4 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। महिला को खुद कितनी चाहिए होती? महिलाओं को कम से कम इसलिए 10 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। 10 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन किससे मिलेगा बताइए? प्रोटीन तो आपको पता है हर चीज़ में मिलेगा। अंडा, जो लोग अंडा नहीं खाते वो दूध पिएंगे, सोयाबीन खाएंगे, पनीर खाएंगे, दही खाएंगे, और जो लोग अंडा खाते हैं वो मछली भी खाएंगे। ठीक है, इन सब में क्या है? इन सब में आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो इन सब में आपको ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आए कि आपकी प्रोटीन की आपूर्ति इनमें से किस में होगी, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। मान लीजिए दिया हो आटा, चावल,
अंडा, और कोई और ऑप्शन तो आप क्या मारोगे, अंडे से, कि प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से मिलेगी आपको, अंडे से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग खनिज में, हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे थे खाली अभी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कैल्शियम के बाद कि फॉस्फोरस की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फॉस्फोरस की, आयरन की, इन सब की भी जरूरत होती है। मैंने आयरन बताया था आप लोगों को कि अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, फीमेल आपकी गर्भावस्था वाली क्या होती है, एनीमिक हो जाती है। जब आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिक कहलाती हैं। तो आपको कौन कौन से इसकी जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है गर्भावस्था में, एक आपको जरूरत है किसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर किसकी जरूरत है, आयोडीन की। मैंने आयोडीन की कमी से होने वाले रोग और आयोडीन के आपको वो भी बताए हैं। उन सब के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जहां मैंने पूरा विटामिन मिनरल बता दिया है, वहां से कौन सी कमी से क्या रोग है सब बता दिया है। आयोडीन की जरूरत होती है, क्यों आयोडीन की जरूरत क्यों है, मैंने बताया था आपको। प्रेगनेंसी में आयोडीन का चेकअप होता है, थायराइड का चेकअप होता है कि आपका बढ़ा तो नहीं हुआ है, अगर बढ़ी होती है तो उसको कम किया जाता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो मस्तिष्क के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये आयोडीन का लेवल सही नहीं होता, जो बच्चा होता है वो कभी कभी दिमागी रूप से कमजोर पैदा होता है, तो आपको आयोडीन का लेवल बहुत जरूरी है मेंटेन करना। फॉस्फोरस की अगर बात कर लें हम, तो फॉस्फोरस तो जो है वो अगर आप कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेंगे, फॉस्फोरस की भी जरूरत हड्डियों के लिए पड़ती है, हड्डियों के लिए, ये आयोडीन किसके लिए, विकास के लिए, ठीक है। अगर हड्डियों के लिए जरूरत पड़ी फॉस्फोरस की और आप ढंग से कैल्शियम खा रहे हो, विटामिन डी खा रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको फॉस्फोरस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लोहा। लोहा यानी कि आयरन। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोहा उठा के खा लोगे। लोहा का मतलब क्या है, आपको पता है, मैंने बताया था लोहे की क्या जरूरत है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है, मेरी क्लासेस की हैं, तो बताइए मैंने लोहे के बारे में, मिनरल के बारे में क्या बताया था आप लोगों को। मैंने बताया था कि जो लोहा होता है वो ब्लड में क्या करता है, आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाता है। ब्लड में क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन अभी उसमें आया था कि आपका उसका एग्जाम हुआ था, परीक्षाओं का बीईओ की कोई एग्जाम हुआ था, कोई एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, वहां पे आया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए किसी शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है, वहां क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में प्रॉपर नहीं पहुंच पाती और इंसान को क्या होता है, पूरे टाइम थकान और कमजोरी लगती है। इसीलिए लोहे की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को बार बार ध्यान दिया जाता है कि उसको उसकी बॉडी में लोहे की कमी ना हो पाए, आयरन ब्लड की कमी ना हो पाए। इसीलिए बोला जाता है कि फल खाए वो, और क्या खाए, फल खाए, और फल खाने चाहिए जैसे अनार, चुकंदर, और दोस्तों फॉलिक एसिड की टैबलेट भी दी जाती है। फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट भी दी जाती है एडिशनली क्या, ये सब तो आजकल कंपलसरी ही हो गया, क्योंकि जानता है हर कोई कि हो सकता ना खा पाए। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सब तो जरूरी दवाइयां हैं जो गर्भावस्था के टाइम में दी ही जाती हैं। हर किसी को मिली होगी, जितने भी लोग प्रेगनेंसी देखे होंगे, फेस किए होंगे, उन सभी लोगों को मिलती है। गाँव वगैरह में देखिए क्या है, इसी चीज़ की अज्ञानता है, नहीं जानते वो लोग, नहीं जानकारी का अभाव है। यही सब आपको मुख्य सेविका के रूप में अगर आप गाइड वहां बन जाएंगे तो आपको आंगनबाड़ी के जो सदस्य होंगे उनको समझाना होगा। आपको ये करना नहीं होता, लेकिन आपको समझाना होता है उन सभी लोगों को, या फिर जो भी आपकी स्कीम आएगी सेटर, मान लीजिए कोई आई तो आपको वो बताना होगा। तो फॉलिक एसिड और आयरन ये सब तो आपको परमानेंट देना होता है। समझ में आ गया कि आयरन की भी जरूरत होती है, नहीं होगा तो एनीमिक हो जाएंगे और बाद में फिर दिक्कत होगी। अब बात कर लें दोस्तों, पानी की भी आवश्यकता होती है इस समय, क्योंकि आपको पानी जो है वो ज्यादा पीना होता है। तो पानी भी आपको ज्यादा पीना होता है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, बस पानी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और बात कर लेते हैं किसकी, रेशेदार पदार्थ। रेशेदार पदार्थ, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं, रफेज। इनको भी ज्यादा खाना चाहिए। कौन सी चीजें होती हैं, ये होते हैं आपके सलाद, कोई भी फल आपके हुए या हरी सब्जियां, ये सब क्या है, इसमें रेशेदार पदार्थ होते हैं। क्यों बोल रहे रफेज खाने को, रफेज खाने से क्या होता है, आपका कब्ज वगैरह की जो दिक्कतें मैंने बताई हैं, गैस वगैरह की प्रॉब्लम, वो बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको मोटा मोटा तौर पे कि पौष्टिक में क्या है, वो सारी चीज़ें जो आप खाते हो एक नॉर्मल रूटीन में वो सभी खानी है आपको। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, जैसे कैल्शियम पे, जिससे हड्डी वगैरह आपके बेटे की, बच्चे की जो भी है उसके अच्छे बने। बेटे मतलब मेरे मुंह से निकल गया, बच्चे की जो हो हड्डी वगैरह वो अच्छे से बने, प्रॉपर बने, और दांत वगैरह का फॉर्मेशन अच्छे से हो। दूसरी चीज़, दांत पेट में नहीं बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए मसूड़े वगैरह डेवलप होते हैं, प्रॉपर उस समय हो जाते हैं।
फिर आपका दूसरा क्या है, आयोडीन विकास के लिए, फॉस्फोरस हड्डियों के लिए, और लोहा आयरन की बहुत जरूरत होती है इससे कि जो ब्लड की कमी है वो बिल्कुल नहीं होने पाए। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों कुछ व्यायाम। पुष्टाहार तो हो गया, आपने आहार सब दे दिए। अब हम बात कर लें अगर कुछ कि कैसे क्या व्यायाम की जरूरत होती है, तो कुछ व्यायाम की भी जरूरत होती है, जैसे वॉक करना, नॉर्मल टहलना जरूरी है, और कोई श्वसन के संबंधी कोई क्रिया, जैसे आपने सुना होगा अनुलोम विलोम है या कपालभाति, जो भी आपको डॉक्टर बोले कि आप इन तरह के व्यायाम को कर सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी होती, लेकिन जो डॉक्टर बताए वो आप कर सकते हो। अब देखिए एक आपको क्वेश्चन और दिखाऊंगी मैं, देख लीजिए इस समय फिर से, मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप आंसर देकर बताइए क्या होगा। मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों, ये आपकी होती है 38 से 40 सप्ताह। जो 38 से 40 सप्ताह वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक वो है प्रसव। किसकी है? प्रसव। प्रसव का मतलब क्या हुआ? प्रसव का मतलब क्या होता है? प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, जिसे आप बोलते हैं डिलीवरी, वो क्या है आपका प्रसव है। प्रसव में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है डिलीवरी जो होती है वो सुनने में तो ऐसे आसान सी लग रही है, मगर जितने लोगों ने फेस किया होगा उनको पता होगा कि प्रसव बहुत ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया है। सुनने में जितनी आसान लगती है वो होती उतनी ज़्यादा टफ है। शायद अगर अभी आप लोग फिगर देखोगे तो जितने लोग फेस किए होंगे वो तो ऑलरेडी फील कर चुके होंगे, उनको तो कुछ नहीं बताना है, लेकिन जितने लोगों को नहीं पता होगा वो फोटो देखकर एकदम वो हो जाएंगे कि सच में जब बोलते हैं ना कि एक माँ हमारे लिए क्या करती है, और लोग इतनी रिस्पेक्ट जब देते हैं ना अपनी माँ को, तो इसी वजह से देते हैं, क्योंकि वाकई वो जो जन्म वाला प्रोसेस होता है वो वाकई बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक जटिल प्रक्रिया जिसे बोलते हैं ना वही है। तो शिशु का जो जन्म होता है, जो डिलीवरी होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों उसमें, पहले आपको मैं दिखा देती हूँ एक फिगर, आप फिगर देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, जिससे कि जब मैं आगे बातें बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। फिगर में आपको दिख रहा होगा जो पहले बच्चा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ उसका सर आ रहा है। ठीक है, बाहर निकला नहीं लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं विस्तारण या फिर स्टेज ऑफ डायलेशन। क्या बोलते हैं? विस्तारण की अवस्था या फिर स्टेज ऑफ डायलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों आपका जो योनि होती है वो क्या होती है, इस समय संकुचन होता है मांसपेशियों में इतना ज़्यादा। पहले क्या होता है, पहले शुरू में जब आपका लेबर पेन जिसे बोलते हैं, अब मैं फोटो एक मिनट के हटा देती हूँ फिर लगाऊंगी बाद में। एक आपने सुना होगा टर्म, बोलते हैं लेबर पेन शुरू हो गए, सुनते हैं ना, लेबर पेन शुरू हो गए। तो ये क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन होने लगता है। तो जब ये संकुचन धीमे होता है और काफ़ी देर में होता है, मतलब टाइम पे होता है, जैसे सपोज टाइम है कि आपका आधे घंटे के पहले आपका बहुत एक दो बार कभी आपको पेन फील हुआ, क्योंकि जो पेन होता है वो लगभग 2 दिन पहले ही स्टार्ट आपको फील होने लगता है कि हाँ लेबर पेन होने वाले हैं मुझे। पेन कभी कभी उठता है, फिर क्या होता है, ये संकुचन वाला जो मांसपेशियों की संकुचन वाली प्रक्रिया है ये क्या होने लगती है, आधे घंटे के अंतराल पे होने लगती है। जब ये संकुचन वाली प्रक्रिया जो मैं बता रही हूँ आपको, मांसपेशियों के संकुचन वाली प्रक्रिया जो होती है ये आधे घंटे के जब अंतराल पे होती है, कितने अंतराल पे, आधे घंटे के अंतराल पे होती है, तब क्या बोलते हैं कि लेबर पेन शुरू हो गया। तब जो दर्द उस समय आपको होता है वो क्या होता है, वो लेबर पेन होता है। ठीक है, लेबर पेन के बाद दोस्तों क्या होता है, अवस्था जो बता रही हूँ इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ डायलेशन में क्या होता है, योनि चौड़ी होती है। इसमें क्या होती है आपकी योनि का चौड़ा होना, या इसी को बोलते हैं विस्तारण होना। दूसरा क्या होता है, जो मैंने आपको उस दिन थैली बताई थी, एमनियोटिक लिक्विड जिसमें भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो वाली क्या होती है, वो पानी की थैली आपकी फट जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपका वो क्या होता है, फट जाता है इस समय। ठीक है, जब स्टेज ऑफ डायलेशन होती है। और कुछ और आपका भ्रूण जो है वो नीचे की ओर आता है। क्या होता है, भ्रूण नीचे की ओर आता है। भ्रूण क्या होता है आपका, नीचे की ओर आता है। 3 चीजें आपको देखने के काम होते हैं। क्या क्या होता है आपका, योनि का चौड़ा होना होता है, पानी की थैली फटती है और भ्रूण नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट आपकी स्टेज, मैं आपको फिर से एक बार फोटो दिखा दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिगर देख लीजिए फटाफट से, क्या दिख रहा है, योनि का चौड़ा होना हो गया। फिर दूसरे में क्या दिख रहा है, निष्कासन होना। निष्कासन की अवस्था बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं निष्कासन की अवस्था बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपल्शन। निष्कासन की अवस्था या फिर स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। इस समय क्या होता है, इस समय जो होता है बच्चा वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। इस स्टेज में शिशु का पहले सिर आता है। क्या आता है शिशु का, शिशु का सिर, फिर कंधे,
हाथ और लास्ट में आपके पैर के साथ क्या हो, पैर तो आएगा ही, फिर क्या होता है, पहले शिशु का सिर, फिर कंधे, फिर हाथ पैर सहित पूरा शरीर बाहर आ जाता है। तो जो दूसरी से आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है आपको, फिर से फिगर देख लीजिए, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन या फिर निष्कासन बोलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, तीसरा आपका संपूर्ण निष्कासन। क्या बोलते हैं इसे, संपूर्ण निष्कासन, तीसरी अवस्था है संपूर्ण निष्कासन, या फिर इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीट एक्सपल्शन। ये दिख रहा है क्या आपको नीचे, स्टेज ऑफ कंप्लीट एक्सपल्शन, इसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीट एक्सपल्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पूरा बच्चा तो बाहर आपका पहले ही आ चुका सेकेंड स्टेज में। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा उससे अटैच होता है, जो नाभिनाल अटैच होती है, वो सब क्या होती है, पूरी चीज़ें बाहर आती हैं। फिगर को आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए कि प्रसव में क्या क्या चीज़ें होती। पहले क्या हुआ, योनि का चौड़ा होना हुआ, पानी की थैली फटी, फिर दूसरे में क्या हुआ, बच्चा बाहर आया, पहले उसके सर आया बाहर, फिर उसका कंधे सहित पूरा शरीर बाहर आएगा। और तीसरे स्टेज में क्या होता है दोस्तों, तीसरे स्टेज में जो प्लेसेंटा है, जो नाल है आपकी, वो सब बाहर आ जाती है, यानी कि पूरे यूट्रस की सफाई हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों प्रसव के प्रकार की। कितने प्रकार के आपके प्रसव हैं उसकी बात कर लेते हैं। आज ही बात करें कि रहने दें, कल बात की जाए, थोड़ा सा है बात कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, प्रसव के प्रकार की बात कर लेते हैं, प्रसव के प्रकार की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की डिलीवरी होती है, ज़्यादा मुझे समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना, आपको ज़्यादा नोट्स के चक्कर में परेशान होना है। बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, बस एग्जाम में हो जाएगा, उसमें से बेसिक में से ही आएगा, पूरे डिलीवरी का प्रोसेस नहीं आपको सीखना है। तो पहली क्या होती है, सबसे पहली जो साधारण सी चीज़ है वो कौन सी होती है आपकी, सामान्य, जिसे आप नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। कौन सी है, सामान्य, या फिर जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो आपका, उसका पहले सर और बाकी पूरा बॉडी एक साथ बाहर निकल आता है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेबर पेन होंगे, और फिर जो मैंने तीनों स्टेजेस बताएंगे वो तीनों स्टेजेस वैसे ही प्रॉपर फॉलो होंगी। पहले क्या होगा आपका, योनि चौड़ी होगी, फिर क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा और फाइनली प्लेसेंटा आ जाएगा। तो वो क्या चीज़ हुई, वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों उसे बोलते हैं उल्टा प्रसव। दूसरा जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं उल्टा प्रसव, या फिर इसकी इंग्लिश होती है ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसे नॉर्मल अगर बात करेंगे तो पहले शिशु का हमेशा क्या आएगा बाहर, शिशु का हमेशा सिर बाहर आएगा, है ना, शिशु का सिर, फिर कंधे और फिर पूरी शरीर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, शिशु का पैर होता है, पहले क्या बाहर आता है, शिशु का पैर। हम लोग मजाक में छोटे में तो अक्सर लोगों को बोलते हैं तुम उल्टे पैदा हुए थे क्या, तुमको उल्टे हुए थे क्या तुम पैदा। तो उल्टे जो पैदा होने का मतलब होता है वो यही होता है कि क्या होता है, जिसे हम उल्टा समझते हैं, वो उल्टा नहीं, वो सीधा होता है। सर से निकल रहा है तो बिल्कुल आपका सीधा है, नॉर्मल डिलीवरी। अगर पैर से निकल रहा है, पहले शिशु का पैर और फिर बाद में क्या है बाकी चीजें निकलें, तो वो क्या होती है आपकी उल्टा प्रसव होता है। इस समय थोड़ी दिक्कतें होती, कई बार इसमें औजारों का यूज करना पड़ता है चौड़ा करने के लिए। कि देखिए शिशु का सिर तो आप इमेजिन कर सकते हैं, शिशु का सिर आसानी से निकलेगा, फिर सारी चीजें निकल जाएंगे स्लिप होके। लेकिन अगर शिशु का पैर पहले निकलना होगा तो क्या करना होता है, औजारों की मदद से योनि को और चौड़ा करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना आपको, बस मेन टर्म्स पता होने चाहिए कि क्या हो सकती है डिलीवरी के प्रकार। आपको करानी नहीं है, आपका काम ये सब नहीं है। नेक्स्ट आपकी होती है फॉर्सेप डिलीवरी। फॉर्सेप डिलीवरी या फिर बोलते हैं इसे औजारों के द्वारा प्रसव। औजारों के द्वारा प्रसव मैं आपको दिखा देती हूँ आप कौन सा वाला फॉर्सेप बोल लीजिए, देख लीजिए फिगर में फॉर्सेप कौन सा है जो प्रसव के लिए यूज़ किया जाए, देख लीजिए। देख के आपको समझ में आएगा उससे कैसे यूज़ करके योनि को बड़ा करते होंगे, चौड़ा करते होंगे। ठीक है, दिख रहा है। फॉर्सेप डिलीवरी क्या होती है, औजारों के द्वारा जो प्रसव कराया जाता है दोस्तों, वो कैसा होता है, अपने आप कई बार ऐसा होता है कि योनि चौड़ी नहीं होती है। जब वो चौड़ी नहीं होती है दोस्तों, तब क्या किया जाता है, उसको औजारों की मदद से चौड़ा किया जाता है और फिर आपकी डिलीवरी कराई जाती है। तो ये वाली कौन सी होती है, फॉर्सेप डिलीवरी। सबसे लास्ट में जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी सिजेरियन डिलीवरी, या फिर इसे बोलते हैं क्या, ऑपरेशन के द्वारा। सिजेरियन डिलीवरी या फिर आपकी ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, सिजेरियन या फिर ऑपरेशन के द्वारा जो आपकी होती है वो क्या होती है, डिलीवरी। उसमें क्या होता है, जो ऑपरेशन वाली होती है उसमें क्या होता है, उदर को काटा जाता है। उदर को फाड़ के या काट कर चीर कर वहाँ से शिशु को निकाल लिया जाता है। शिशु के साथ साथ आपका प्लेसेंटा और नाभिनाल सब निकाल लिया जाता है। कैसे, उदर के द्वारा। कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या होता है,
ऑपरेशन वाला यूज़ करते हैं। इस अवस्था में अगर सिजेरियन की बात करें तो जो शिशु होता है और जो प्रसूता होती है यानी कि माँ होती है, उन दोनों की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका शायद रह रहा है अभी, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्व फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत कब होती है? तो देख लीजिए आपका 3 ऑप्शन है, तो बताइए कब होती है वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत? कब होती है? प्रसव के पहले चरण में। प्रसव के पहले चरण में वास्तविक पीड़ा की शुरुआत होती है। ठीक है, आज के लिए इतना है। आज क्लास में जो मैंने कराया है फिर से अगर रिवीजन के लिए बोलेंगे तो मैं फिर से करा दूंगी। मेन चीजें क्या क्या हमने पढ़ी है आज? हमने मेन पढ़ा है दोस्तों कि गर्भावस्था की कौन कौन सी हमारी अवस्था थी। कौन कौन सी थी? पहली आपकी ओवम, फिर आपका जो थोड़ा सा भ्रूण बन रहा था, आपका उसे क्या बोल रहे थे? भ्रूण को बोल रहे थे एम्ब्रियो, और फिर आपका फीटस यानी कि बच्चा बनेगा, जो आपका शिशु है वो बनेगा। नेक्स्ट पुष्टाहार की बात की तो पुष्टाहार मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दिया कि प्रेग्नेंट लेडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी ज्यादा है। एग्जैक्ट जो टेबल है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। एग्जैक्ट कितनी टेबल, यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं, उसको आपको याद करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितनी मिलीग्राम की जरूरत है प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, हर चीज मैंने बता दी, क्यों जरूरत है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, और कैलोरी प्रोटीन इन सब की तो जरूरत है ही ज्यादा। ठीक है, विटामिन वगैरह सारी विटामिन की जरूरत है। अब विटामिन की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, देखिए उसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जहां मैंने आपको पूरा विटामिन बढ़ा रखा है। वही विटामिन की जरूरत अभी भी पड़ेगी उसको। विटामिन के किसके लिए होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात की हमने प्रसव की, तो प्रसव में क्या था दोस्तों? प्रसव में मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस थी। वो कौन कौन सी स्टेजेस थी मैंने अच्छे से आपको डायग्राम सहित दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या था? प्रसव के प्रकार कौन कौन से हैं वो ही मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, सामान्य, उल्टा और आपका फोर्सेड डिलीवरी और सिजेरियन। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो वही पूछ सकते हैं। हम लोग इस पूरे चीज़ को वाइंड अप करने के बाद तुरंत बाद हमारी क्लास में फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी कि इन सब पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो कराएंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड है जिनको आपको लगे कि इनको भेजना चाहिए, शेयर करना चाहिए, इससे उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।